नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर से आपका स्वागत है शिव शक्ति क्लासेज में। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि भाई जो आपको टाइम दिया गया था उस टाइम के अंदर आपकी जो भी समस्याएं थी, जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे, उनको आपको हमसे शेयर करना था और आप लोगों ने किया भी है। एक बच्ची है जिन्होंने पूछा था कि सर C3 साइकिल के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट, ये यदि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये C3 साइकिल। लगभग हर बार ये पूछा जाता है, जरूरी नहीं कि पूरा पूछा जाए, इसमें किसी न किसी प्रकार से जो प्रश्न है वो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर C3 साइकिल से आता है और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए C3 साइकिल है क्या, इसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जो C3 साइकिल है वो है क्या एक्चुअल में, तो आप सभी जानते हो कि भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वायुमंडलीय जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो किसमें, कार्बोहाइड्रेट में उसका परिवर्तन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण है, कार्बन डाइऑक्साइड, इस क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है और कार्बोहाइड्रेट उसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो ये एक चक्र बन जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा CO2 का कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो परिवर्तन होता है, तो उस परिवर्तन को दर्शाता हुआ ये क्या है, C3 साइकिल है। कार्बन डाइऑक्साइड से जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है तब ये साइकिल बनता है। और इस चक्र की, C3 चक्र की जो खोज की थी वो एक वैज्ञानिक थे केल्विन, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा बता दूं मैं, केल्विन और बेंसन ने लगभग 1945-46 के दरमियान इस चक्र की खोज की थी, केल्विन और बेंसन ने, ठीक है। अब इसको C3 साइकिल क्यों कहते हैं ये भी देख लो कि इसके अंदर जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है, C3 साइकिल में जो प्रथम स्थायी उत्पाद का निर्माण होता है वो कौन सा है, 3 कार्बन युक्त PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक अम्ल कह दो या फास्फोग्लिसरिक एसिड कह दो। तो इसका जो प्रथम स्थायी उत्पाद है वो क्या होता है, 3 कार्बन युक्त, यानी इसके अंदर 3 कार्बन होते हैं फास्फोग्लिसरिक अम्ल के, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, C3 साइकिल भी इसको कहते हैं हम। और इस चक्र के लिए, केल्विन चक्र के लिए, आप केल्विन, इसको केल्विन चक्र भी कहते हैं क्योंकि केल्विन नामक वैज्ञानिक ने इस साइकिल को बताया था। और C3 साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद है वो 3 कार्बन युक्त फास्फोग्लिसरिक एसिड यानी PGA बनता है, इसलिए इसको C3 साइकिल कहते हैं। और इस उपलब्धि के लिए 1961 यानी 1961 में जो एक प्राइज है, नोबेल प्राइज, वो इनको दिया गया था, इनको केल्विन बेंसन को, इस कार्य के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो अब हम देखते हैं कि भाई ये किस प्रकार ये चक्र है वो बनता है। तो सबसे पहले आप देखिए हमने क्या बात की थी, हमने स्टार्ट कहां से किया था, कार्बन डाइऑक्साइड से, कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वायुमंडल से ग्रहण, ये वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है RUBP के द्वारा। और मैं आपको बताऊं RUBP क्या होता है, इसका एक्चुअल में नाम है राइबुलोज 1,5-बाईफास्फेट, है ना। R से राइबुलोज, RU से राइबुलोज, 1,5 B से बाई, P से फास्फेट। तो सबसे पहले जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको RUBP यानी राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट के द्वारा ग्रहण किया जाता है। कितने, ये राइबुलोज 1,5 बाईफास्फेट है वो कितने कार्बन युक्त है, 5 कार्बन युक्त है ना, 5 कार्बन युक्त है। और कितने इसके अणु हैं, 6 अणु हैं। देखो यहाँ पर मैंने कार्बन भी लिखे हुए हैं और अणुओं की संख्या भी लिखी हुई है। जहां पर आपको C या MOL मोल दिखाई देगा इसका मतलब वो अणुओं की संख्या है।
तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया आरयूबीपी ने, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट ने, जिसके जो 5 कार्बन परमाणु युक्त है और इसके 6 अणु हैं। अब ये आरयूबीपी क्या करेगा, आरयूबी इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक एंजाइम का नाम आ रहा है रुबिस्को एंजाइम, RUBISCO, रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में या इस एंजाइम की सहायता से आरयूबीपी इस कार्बन डाइऑक्साइड को कीटो एसिड किसके अंदर बदल देगा, कीटो एसिड में चेंज कर देगा। अच्छा, ये जो कीटो एसिड होता है ये प्रथम अस्थायी उत्पाद होता है, स्थायी उत्पाद नहीं है ये क्या है, अस्थायी उत्पाद है, या आप इसको एक नाम और दे सकते हो, मध्यवर्ती उत्पाद भी आप इसको कह सकते हो, मध्यवर्ती उत्पाद भी हम इसे कह सकते हैं। तो आरयूबीपी ने कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया, रुबिस्को एंजाइम की सहायता से ये क्या करेगा, इसको कीटो एसिड में बदल देगा। कीटो एसिड क्या है, प्रथम अस्थायी उत्पाद है या आप उसको मध्यवर्ती उत्पाद भी आप कह सकते हो। अब इस कीटो एसिड में क्या हो गया, जल योजन यानी जल के अणु आकर जुड़ेंगे, कितने 6 अणु आकर जल के इसके अंदर जुड़ गए, यानी यहां पर क्या हो गया, जल योजन हो गया इस कीटो एसिड में। तो जब कीटो एसिड में जल योजन होगा तो फिर ये बनेगा देखो 3PGA, और 3PGA क्या है, प्रथम स्थायी उत्पाद, इसीलिए तो हमने इसका नाम इसको C3 साइकिल कहते हैं, 3PGA है ना, 3 कार्बन युक्त है। देखो मैंने यहां लिखा 3C का मतलब 3 कार्बन युक्त है ये। और इसका पूरा नाम क्या है, फास्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, 3PGA का पूरा नाम है फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो जो कीटो एसिड है उसमें जल योजन हो गया, जल के अणु आकर जुड़ जाएंगे, तो प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन युक्त बन जाएगा PGA, फास्फोग्लिसरिक एसिड। अब फास्फोग्लिसरिक एसिड आगे क्या होगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड आगे फास्फोग्लिसरिक काइनेज एसिड की उपस्थिति में ये 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड में बदल जाएगा। अब देखो 3PGA के कितने अणु हैं, 12 अणु हैं, कितने अणु हैं, 12 अणु हैं। तो ये जो 3PGA के 12 अणु है वो फास्फोग्लिसरिक काइनेज एसिड की उपस्थिति में 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाएंगे। और यहां पर भी कितने हैं, इसके भी 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड के भी कितने, 12 अणु हैं। साथ ही साथ जो 12 अणु ATP है वो 12 अणु ADP में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना, 12 अणु ATP का 12 अणु ADP में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब यहां पर आपके हमारे पास क्या आ रहा है, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड के 12 अणु आ गए। यहां पर भी 12 थे, है ना, यहां पर भी 12 थे, तो यहां पर भी क्या हो जाएंगे, 12 अणु प्राप्त हो जाएंगे। अब क्या होगा, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड है जो 12 अणु हैं, उनमें जो 12 NADPH2 है वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, NADP में। और फास्फेट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, फास्फेट क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3-फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। कब बना, 1,3 डाइफास्फोग्लिसरिक एसिड के 12 अणुओं में से 12 जो अणु हैं उनमें जो 12 अणु NADPH2 है वो किसमें परिवर्तन हो गए, 12 NADP में, और फास्फेट समूह है वो बाहर आ गया। तो 3-फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड यानी 3PGAL, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। PGL का पूरा नाम क्या है, फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड। चूंकि यहां पर भी 12 अणु हैं तो ये भी 3-फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड यानी 3PGAL कितने अणु बन जाएंगे, 12 अणु ही बनेंगे। अब ये जो 12 अणु हैं वो एक साथ काम नहीं करेंगे, ये 12 अणु हैं वो एक साथ काम नहीं करेंगे, 12 अणुओं का क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, और ये 2, 5, 3 और 2 इस प्रकार क्या हो जाएंगे, ये विभाजित हो जाएंगे। ये जो 3PGL फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड के जो 12 अणु हैं वो अब विभक्त हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग समय में ये अलग अलग चीजों से क्या हो जाएंगे, ये संयोग करेंगे, जुड़ेंगे, इसलिए इनको हमने अब ये भी अलग अलग हो जाएंगे, ये 2 अणु, ये 5, 3, 2। अब सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो 5वां अणु है इसमें ये 5वां अणु डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट,
आइसोमरेज, एक एंजाइम आ रहा है आइसोमरेज, यानी इसका आइसोमरेशन होगा, समावयीकरण होगा इसका, आइसोमरेशन यानी समावयीकरण, समावयीकरण यानी आइसोमरेशन होगा किसकी उपस्थिति में, आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका आइसोमरेशन या समावयीकरण होगा 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 5वें अणु का, जो 5 अणुओं का समूह है उसका आइसोमरेशन होगा, जिसके कारण DHAP यानी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, तो D से डाई, H से हाइड्रोक्सी, A से एसीटोन, P से फास्फेट, ये भी देखो 5 अणु हैं, तो ये भी कितने बनेंगे, बनेंगे 5 अणु बन गए, तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के 5 अणु बन गए, कब 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 5 अणुओं का जब आइसोमरेशन हुआ आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में तब। अब ये जो 5 इसके कितने अणु हैं, 5 अणु हैं, देखो यहाँ पर डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के कितने हैं, 5, तो ये 5 अणु भी अब क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, 2 और 3 की श्रेणी में हो जाएंगे, 2 अलग हो गए, 3 अलग हो गए। तो अब ये जो तीसरा है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट का जो तीसरा अणु है वो क्या करेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के तीसरे अणु के साथ में जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ रहा है ना। ये 3 किसके हैं, ये तो 3 है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के, ये 3 अणु है फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के, और ये 3 अणु किसके हैं, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के, DHAP के हैं। तो ये फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 3 और DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के 3 आपस में क्या हो जाएंगे, संयोग करेंगे, और किसकी उपस्थिति में, एक एंजाइम का नाम आ रहा है एल्डोलेज एंजाइम, एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये संयोग करें, उसमें संपर्क में आ जाएंगे, तो फिर क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। चूंकि यहां पर भी 3 अणु है, यहां पर भी 3 अणु है, इसलिए फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के कितने अणु बनेंगे, 3 अणु बन जाएंगे, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के 3 अणुओं का निर्माण हो जाएगा। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के 3 अणु बन गए, तो अब इसमें फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, फास्फेटेज का मतलब क्या है, फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होगा, एक फास्फेट बाहर निकल जाएगा। पहले यहां पर देखो 1,6 2 फास्फेट जुड़े हुए हैं, 1,6, तो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो कि 3 अणु हैं, उसमें फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक फास्फेट बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, सॉरी ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, तो ये रह जाएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट। क्यों, क्योंकि एक फास्फेट है वो बाहर निकल चुका है, तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट बन गया। चूंकि ये 3 अणु है इसके, तो ये भी कितने होंगे, 3 अणु ही होंगे। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट है, कितने अणु है, 3, तो वापस इसका डिवाइडेशन हो जाएगा 2 और 1 के अंदर, 2 और 1 के अंदर। तो ये जो एक है इससे तो बन जाएगा ग्लूकोज, किसका निर्माण हो जाएगा, ग्लूकोज का निर्माण हो जाएगा। पहले इससे पहले वैसे हमने एक और होता है कि ग्लूकोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है, उसके बाद में ग्लूकोज बनता है, तो हमने यहाँ सीधे लिख दिया कि इस फ्रक्टोज 6 फास्फेट के इस एक अणु से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। और इसके जो 2 अणु हैं, इनसे क्या बन रहे हैं, इनसे 2 चीजें बन रही है। एक बन रही है आपके इरिथ्रोज 4 फास्फेट, ये भी 2 परमाणु युक्त है, 2 अणु युक्त हैं, इरिथ्रोज 4 फास्फेट, और एक बन रहा है जाइलुलोज 5 फास्फेट। ध्यान रखना, इरिथ्रोज 4 फास्फेट, जाइलुलोज 5 फास्फेट, ये भी 2 अणु हैं, ये भी 2 अणु हैं, ठीक है, तो ये बन गए। अब क्या होगा कि ये जो इरिथ्रोज 4 फास्फेट है वो DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के, देखो हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया था, ये दूसरे, ये जो दो अणु हैं, इनसे क्या करेगा, ये ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। इरिथ्रोज, ध्यान रखना, इरिथ्रोज 4 फास्फेट है, वो उसके 2 अणु डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट के 2 अणुओं से ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या करेगा, क्रिया करेगा, जिसके कारण क्या बन रहा है, देखो यहां पर बन रहा है स्यूडो हेप्टोलोज 1,7 डाइफॉस्फेट। क्या बन रहा है, स्यूडो हेप्टोलेज 1,7 डाइफॉस्फेट का निर्माण हो रहा है। अब यहां पर फास्फेट कितने हैं, फास्फेट 2 हैं, तो फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक फास्फेट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, किसमें से, स्यूडो हेप्टोलेज 1,7 डाइफॉस्फेट में से फास्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक फास्फेट बाहर हो गया, ठीक।
जब एक फास्फेट बाहर हो जाएगा तो क्या बनेगा, स्यूडो फास्फेट, सॉरी स्यूडो 7 फास्फेट। तो 1 तो बाहर, एक फास्फेट बाहर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्यूडो 7 फास्फेट। देखो ये जो थे ये इरिथ्रोज 4 फास्फेट 2 अणु थे, ये DHAP के जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है इसके भी ये 2 अणु थे, ठीक है। तो बनने वाला जो यौगिक बनेगा ये भी कितना होगा, 2 अणु युक्त होगा, ठीक है। इसमें भी 2 अणु होंगे और यहाँ पर स्यूडो 7 फास्फेट ये भी क्या होगा, 2 मोल होगा, 2 अणु युक्त होगा। अब क्या हुआ, अब ये जो स्यूडो 7 फास्फेट है जिसके कितने 2 अणु हैं, ये 2 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड 3PGL के इन दो, हमने डिवाइडेशन किया है ना, इन 2 अणुओं से क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। हाँ, इन 2 अणुओं से क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, ठीक। तो जब इनसे ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा, इनसे जुड़ेगा और अभिक्रिया होगी ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो 2 तत्व बन रहे हैं, जाइलोज 5 फास्फेट, क्या बन रहा है, जाइलोज 5 फास्फेट और राइबोज 5 फास्फेट, जाइलोज 5 फास्फेट और राइबोज 5 फास्फेट। अब जो राइबोज 5 फास्फेट है उसका आइसोमरेशन होगा आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिसके कारण जो एटीपी है 6 एटीपी है वो किस में बदल जाएंगे, 6 एटीपी में, और ये क्या बना लेगा, राइबुलोज 5 फास्फेट, क्या बना लेगा, ये राइबुलोज 5 फास्फेट। और ये जाइलोज 5 फास्फेट जो यहाँ पर बना था ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपके राइबुलोज 5 फास्फेट के। हाँ, थोड़ा सा इसमें एक चीज देखना, ये अपन ने यहाँ पर इसको ये मिलाना भूल गए अपन, ये यहाँ पर है ना, ये 2 जो फ्रक्टोज 6 फास्फेट के 3 अणु थे उसमें से जो दूसरा अणु है वो इससे संयोग करेगा 3PGL से ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिसके कारण फिर ये 2 यौगिक बनेंगे, इरिथ्रोज 4 फास्फेट और जाइलोज 5 फास्फेट, ठीक है। तो ये था आपके C3 साइकिल। देख लीजिए आप, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखिए, एक बच्चे ने और सवाल किया था, एक और अच्छा सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था C4 साइकिल के बारे में, और इसको आप हेज-स्लेक चक्र भी इसको कहते हैं, C4 साइकिल या हेज-स्लेक चक्र। देखो C4 साइकिल क्या होता है, C3 हमने पढ़ लिया, और एक क्वेश्चन और पूछा था C4 साइकिल से संबंधित। तो देखिए कि सबसे पहले तो ये साइकिल या चक्र अधिकांशतः एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है, एक बीजपत्री पादपों में ये चक्र पाया जाता है। जैसे गन्ना हो गया आपके, मक्का, बाजरा आदि की पत्तियों में ध्यान रखना, पत्तियों में यह चक्र पाया जाता है, ठीक है। अधिकांशतः एक बीजपत्री पादपों में यह चक्र पाया जाता है, परंतु कुछ द्विबीजपत्री पादप भी होते हैं, परंतु कुछ द्विबीजपत्री पादपों जैसे यूफोर्बिया, अमरंथस आदि में भी यह चक्र पाया जाता है, ठीक है ना। अधिकांश एक बीजपत्री पादप जैसे गन्ना, मक्का, बाजरा, इनके अंदर ये चक्र पाया जाता है, लेकिन कुछ जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं यूफोर्बिया, अमरंथस है, इनमें भी ये चक्र पाया जाता है।
अच्छा, अब बात आती है कि भाई हमने देखा था C3 साइकिल में प्रथम स्थायी उत्पाद क्या था, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन युक्त फास्फोग्लिसरिक एसिड था, इसलिए हम उसको C3 साइकिल कह रहे थे। तो C4 साइकिल को हम C4 साइकिल क्यों कहते हैं? इसका प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन युक्त क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यानी OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। और ये कितने कार्बन युक्त होता है? 4 कार्बन युक्त होता है, इसीलिए इसको हम C4 साइकिल कहते हैं। तो इसका प्रथम स्थायी उत्पाद 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, अतः इसे C4 साइकिल कहते हैं। एक इसका और नाम है, इसे DCA डाई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी कहते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 कार्बोक्सिलिक अणु है उनका निर्माण होता है इस चक्र के दौरान। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी एक स्टार्टिंग की बात कि भाई ये एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है, गन्ना, मक्का है, बाजरा, इनके अंदर, इनकी पत्तियों के अंदर ये पाया जाता है। कुछ द्विबीजपत्री पादप जैसे यूफोर्बिया अमरंथस, इनमें भी ये पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है वो क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, OAA, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, C4 साइकिल कहते हैं। इसे DCA डाई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी कहते हैं। यदि हम C4 पादपों की चक्र समझने से पहले देखो थोड़ी सी एक बात, हमें इसकी संरचनात्मक विशिष्टता जाननी जरूरी है C4 पादपों की, तब हमें जाकर ये चक्र समझ में आएगा। C4 पादपों की संरचनात्मक विशेषता है ना, तो इन पादपों की पत्तियों में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी 2 प्रकार? एक है आपके पर्णमध्योतक, एक कोशिका तो होती है आपके पर्णमध्योतक कोशिकाएं, और दूसरी कोशिका होती है आपके पूलाछद, जिसे बंडल शीट भी कहते हैं, पूलाछद कोशिका। तो विशिष्ट संरचना में बात हो रही है, तो 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही है इनकी पत्तियों में। किनमें? C4 साइकिल वाले जो पादप हैं, गन्ना, गेहूं वगैरह, बाजरा, तो इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही है इनकी पत्तियों में, एक तो पर्णमध्योतक कोशिका और पूलाछद कोशिकाएं। अब चूंकि कोशिका 2 पाई जा रही है पत्ती के अंदर, तो इनमें हरित लवक भी कितने होते हैं? इनमें हरित लवक भी 2 प्रकार के पाए जाते हैं। 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं, इसलिए हरित लवक भी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। अब कैसे, कौन कौन से हरित लवक होंगे? कि जो पर्णमध्योतक कोशिका है, पर्णमध्योतक कोशिका में तो ग्रेना युक्त, यानी जिसके अंदर ग्रेना उपस्थित हो, है ना, ग्रेना युक्त हरित लवक पाए जाते हैं। जबकि पूलाछद कोशिका में ग्रेना विहीन, यानी इसके अंदर ग्रेना उपस्थित नहीं होता, ग्रेना विहीन हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, तो 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही है, पर्णमध्योतक कोशिका, पूलाछद कोशिका। 2 प्रकार के ये हरित लवक भी हैं। पर्णमध्योतक कोशिका के अंदर तो जो हरित लवक पाए जा रहे हैं उनमें ग्रेना उपस्थित होता है, ग्रेना युक्त होते हैं, और पूलाछद कोशिका में जो आपके पाए जाते हैं हरित लवक, वो कैसे होते हैं? ग्रेना विहीन होते हैं। तो इस प्रकार की जो विशेषता होती है कि जिसके अंदर पत्ती के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है,
एक में आपके एक के अंदर जो हरित लवक है वो ग्रेना युक्त है और एक के अंदर ग्रेना विहीन है। तो पत्ती की इस प्रकार की आकारिकी क्रेंज आकारिकी कहलाती है। क्रेंज एनाटोमी भी इसे बोलते हैं, क्रेंज एनाटोमी आकारिकी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि भाई ये जो C4 साइकिल है वो पर्णमध्योतक कोशिका में और पूलाच्छद कोशिका में किस प्रकार संपन्न होता है, क्योंकि हमने देख लिया कि भाई इसकी जो पत्तियां होती है, जो एक C4 साइकिल वाले जो पादप हैं, गन्ना है, मक्का है वगैरह, ठीक है, तो इनके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, पर्णमध्योतक और पूलाच्छद कोशिकाएं, और दोनों कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो C4 साइकिल है वो आपके पर्णमध्योतक कोशिका के अंदर और पूलाच्छद कोशिका के अंदर किस प्रकार संपन्न होता है। अब देखिए C4 साइकिल, देखिए हमने बात की थी कि भाई C4 साइकिल के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, एक होती है पर्णमध्योतक सेल्स, है ना, और एक होती है आपके बंडल शीट्स या पूलाच्छद कोशिकाएं। दोनों में अलग अलग प्रकार के हरित लवक होते हैं। ये ग्रेना युक्त हरित लवक उपस्थित है और बंडल शीट्स के अंदर, ये पूलाच्छद के अंदर ग्रेना विहीन हरित लवक उपस्थित होता है। अब सबसे पहला क्या होता है, ये चक्र चलता कैसे है, देखो यहां पर ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है ये। तो सर्वप्रथम वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को एक 3 कार्बन युक्त पेप का नाम क्या है, फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड, है ना। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले जो पेप है, फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। अब जब पेप ने इसको ग्रहण कर लिया, और ये जो पेप है वो कितने कार्बन परमाणु युक्त है, 3 कार्बन परमाणु युक्त है। तो इस पेप फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये किसमें बदल जाएगा, एक 4 कार्बन युक्त ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। किसमें? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। चूंकि देखो यहां पर ये क्या है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्रथम स्थायी उत्पाद है। तो ये प्रथम स्थायी उत्पाद है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, C4 साइकिल कहते हैं। तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ग्रहण करेगा, पेप फास्फोइनोल पाइरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन युक्त है। फिर ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, या आप कह सकते हो इसके साथ, पेप के साथ में आकर कार्बन डाइऑक्साइड आकर वायुमंडल की जुड़ जाती है। फिर कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो पेप है ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन परमाणु युक्त है, और ये प्रथम स्थायी उत्पाद भी होता है। साथ ही साथ NADPH2 का अपचयन किसमें हो जाएगा, NADP में। तो जब NADPH2 का अपचयन NADP में होता है तो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, जो कि 4 कार्बन परमाणु युक्त है, ये किसमें बदल जाएगा, आपके मेलिक एसिड में बदल जाएगा, मेलिक अम्ल में बदल जाएगा। ये लो साहब, मेलिक अम्ल बन गया। अब ये जो मेलिक अम्ल बनने के बाद में क्या होगा, अब मेलिक अम्ल बन गया, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को पेप ने ग्रहण किया, कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में से NADPH2 का अपचयन NADP में हो गया, तो जिसके कारण ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो किसमें बदल जाएगा, मेलिक अम्ल में। अब ये जो मेलिक अम्ल है, अब इसका परिवहन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, परिवहन होगा। परिवहन किसमें होगा, अभी देखो ये मेलिक एसिड कहां पर बन रहा है, पर्णमध्योतक सेल्स के अंदर है, पर्णमध्योतक कोशिकाओं के अंदर है, तो इसका ट्रांसफर होगा। पर्णमध्योतक कोशिकाओं के पास में क्या कोशिकाएं होती हैं, पूलाच्छद कोशिकाएं होती है। तो मेलिक एसिड है, ये परिवहन करके कहां पर आ जाएगा, पूलाच्छद कोशिकाओं में आ जाएगा। पूलाच्छद कोशिकाओं में जब आएगा, और ये मेलिक एसिड क्या है, 4 कार्बन परमाणु युक्त है, 4 कार्बन परमाणु युक्त है, तो यहां इसका डिकार्बोक्सिलीकरण होगा, जिसके कारण मेलिक एसिड में से क्या बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। क्या बाहर निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। जब मेलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलीकरण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, तो मेलिक एसिड किसमें बदल गया,
पायरुविक अम्ल के अंदर बदल जाता है, पायरुविक एसिड के अंदर बदल जाता है। अब ये देखो, ये अब यहां से अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकल जाएगी, अब यहां से C3 साइकिल शुरू हो जाएगा। कौन सा साइकिल? C3। अब C3 में हमने देखा था ना कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में कौन ग्रहण कर रहा था? RUBP। हमने नाम पढ़ा था राइबुलोज 1,5 बाइफास्फेट, है ना, राइबुलोज 1,5 बाइफास्फेट। कार्बन डाइऑक्साइड को, ये जो मैलिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुई है उसको RUBP ने ग्रहण कर लिया रूबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में, है ना। साथ ही NADP का ऑप्शन NADPH2 में हो गया और फिर क्या बन जाएगा? 3PGA 3 कार्बोनिल फास्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा और फिर कार्बन के अनेक उत्पाद बनेंगे C4, C5, C6, यानी जिसके अंदर कार्बन के 4 परमाणु हो, 5 हो, 6 हो और लास्ट में क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है। तो यहां से अब ये C3 साइकिल के अंदर ये प्रवेश कर जाएगा। आगे की जो प्रक्रिया है वो C3 साइकिल में संपन्न होगी। ठीक है, अब मैलिक एसिड यहां पर आया, डिकार्बोक्सिलीकरण हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई और कार्बन डाइऑक्साइड को तो ये फिर अलग प्रक्रिया हो गई कि भाई इसको RUBP ने ग्रहण कर लिया। अब ये मैलिक एसिड है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली तो ये किस में बदल जाएगा? पायरुविक एसिड में बदल जाएगा। किस में बदल गया? ये पायरुविक एसिड में बदल गया। और ये जो पायरुविक एसिड है इसका वापस परिवहन होगा, पायरुविक एसिड का फिर से ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। किधर की ओर होगा? पहले तो देखो मैलिक एसिड का ट्रांसपोर्ट हुआ था पुलक्षत कोशिकाओं में, पर्णमध्युतक सेल से बंडल सीड सेल्स की ओर हुआ था। अब यहां पर पुलक्षित सेल्स के अंदर जब पायरुविक एसिड बन रहा है तो इसका परिवहन होगा, ट्रांसपोर्ट होगा किधर? आपके पर्णमध्युतक सेल्स के अंदर होगा। तो ये जो पायरुविक एसिड बना है यहां पर पुलक्षित कोशिकाओं के अंदर, वो अब यहां पर आ जाएगा, पर्णमध्युतक कोशिकाओं के अंदर आ जाएगा। अब ये जो पायरुविक एसिड है ये पायरुविक फास्फेट डाइकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया करके ये पेप के अंदर बदल जाएगा, जो कि कितने कार्बन परमाणु युक्त है? 3 कार्बन परमाणु युक्त है। और पायरुविक फास्फेट डाइकाइनेज को PPDK भी कहते हैं। PPDK ना पायरुविक फास्फेट डाइकाइनेज। साथ ही जो ATP है वो AMP में क्या हो जाएगी? उसका परिवर्तन हो जाएगा, एडिनो ट्राइफास्फेट एडिनो मोनोफास्फेट में। ये एक ही चीज है, एडिनो ट्राइफास्फेट और एडिनो मोनोफास्फेट। तो ATP का ऑप्शन हो जाएगा AMP के अंदर। इस प्रकार ये जो C4 साइकिल है ये चलता रहता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे C3 और C4 साइकिल के बारे में, तो हमने ये करवाए हैं। और ये कुछ ज़्यादा इसमें विशेष नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ये जो डायग्राम मैंने बनाया है उस पर थोड़ा सा आप देखना है किससे कौन सी चीज़ बन रही है, किससे कौन सी चीज़ जुड़ रही है, तो आसानी से ये समझ में आ जाएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।